हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस में। तो आज हम लोग थर्ड क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो क्लास 10th फिजिक्स भौतिकी विज्ञान में जो प्रकाश का प्रवर्तन था हमारा, उसमें आज तीसरा क्लास है। आज शायद ये ख़त्म हो जाए, भरसक प्रयास करूँगा कि आज की क्लास में ये ख़त्म हो जाए। तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, घर पे हैंडराइटिंग नोट्स भी बनाइए और अच्छा वीडियो लगे तो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। ठीक है, नमस्कार। तो शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब। कहाँ तक क्लास में हम पिछले क्लास में रुके थे? गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब। तो आज मैं जहाँ तक क्लास को आपको छोड़ा था उसको आज मैं रिवाइज कराने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूंगा, जो भी मैं रिपीट कर दूंगा उसकी स्थिति क्या थी। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं 1-2 नंबर के, तो उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो हमने एक वस्तु को रखा था, अवतल दर्पण में वस्तु सीख रहे थे कि कैसे रखते हैं और कहाँ कहाँ वस्तु को रखा जाता है। तो हमने सीखा था यही, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसमें हमने वस्तु को रखा था मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष में, जिसमें हम लोगों ने 6-7 स्थितियां पढ़ी थी। ये हमारा होता है ध्रुव, ये हमारा होता है ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ये जो हमारा होता है ये जो हमारा होता है ध्रुव पी, और ये जो हमारी होती है फोकस एफ, और ये हमारी होती है केंद्र। ये यहाँ तक हम लोग सीखे थे। इसमें ये भी जाने थे कि कोई भी वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ कहाँ रखी जा सकती है। तो आपके पास 6 स्थितियां पड़ी थी। एक आप रख सकते थे, आप 6 स्थितियों में रख सकते हैं प्रतिबिंब को। एक आप रख सकते थे ध्रुव पर, एक आप रखते थे ध्रुव पर। दूसरी कंडीशन में आप ध्रुव और फोकस के बीच में रखते थे, ध्रुव एवं फोकस के बीच, वस्तु को रखा जाता था। तीसरी स्थिति में फोकस पर रखा जाता था, और चौथी स्थिति में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस एवं वक्रता केंद्र, फोकस एवं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, और पांचवी जो स्थिति होती थी कहाँ रखते थे हम लोग? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। और जो छठी जो स्थिति होती थी वहां हम रखते थे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। यानी इधर जो साइड में ये आपके पास जो केंद्र से बाकी जितनी भी दूरियां है सबको हम लोग अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। अनंत पे रख सकते थे, तब वक्रता केंद्र पे रखते थे। और छठी स्थिति में रखते थे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच,
अनंत के बीच, अनंत के बीच, और सातवीं स्थिति में आप रख सकते हैं अनंत पर, सातवीं स्थिति में आप रख सकते हैं अनंत पर, अनंत पर। ये हम लोग 7 कंडीशनें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इतनी जगह पे आप रख सकते थे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पहला आप रख सकते थे ध्रुव पर, दूसरा आप ध्रुव और फोकस के बीच में रख सकते हैं, और तीसरा स्थिति में रख सकते थे फोकस पर, और चौथी स्थिति में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आप रख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। और चौथा स्थिति में और पांचवा स्थिति में वक्रता केंद्र पर, और छठा स्थिति में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, अनंत के बीच में इधर कहीं भी आप वस्तु को रख दीजिए, हो सकता है। और सातवां स्थिति में आप अनंत पर रख सकते थे, जिसमें हमने वक्रता केंद्र पर 5 स्थितियां पढ़ ली थी, 5 स्थितियां पढ़ ली थी, और 2 स्थिति के बारे में आज जिक्र करना है, ठीक है। तो अब मैं रख रहा हूं वस्तु को वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में रखना हो, ठीक है। तो अब यदि मैं यहां पर वस्तु कोई रख दूं, इस फिगर को और मैं उधर कर रहा हूं ताकि इधर ही अट जाए। देखो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई एक वस्तु रख रहा हूं जिसका नाम है ए और नाम है बी, जिसका नाम है ए और बी, जिसका नाम हो गया ए और बी। ए को थोड़ा इधर मैं नीचे करता हूं क्योंकि वहां से वस्तु यानी ए और बी, ए और क्या है, बी है, ए और बी। आपने पढ़ा, यही बात क्या पढ़ा कि एक जो किरण जो है वो वस्तु के कपाट से, केंद्र से आती जाती रहेगी, और एक जो है वस्तु कपाट से दर्पण से जाएगी, टकराएगी और फोकस होकर गुजरेगी। देखिएगा जरा ध्यान से। तो एक में निकालता हूं किरण को जो वस्तु के कपाट से होकर गुजरेगी, ये गई। एक जो फिर यहां से दर्पण से टकरा कर तो बन जा। देखिए, एक जो वस्तु से टकराई, गई दर्पण से टकराई, और सीधे कहां से निकल गई, फोकस से निकली। एक जो केंद्र से आती जाती रहेगी, जो किरणें केंद्र से आती जाती रहेगी, आपने यही पढ़ा कि केंद्र से आती जाती रहेगी। एक जो अगली जो किरण होगी वह केंद्र से, केंद्र और वस्तु के कपाट से आती जाती रहेगी, आती जाती रहेगी, यानी वस्तु के कपाट से केंद्र की ओर आती जाती रहेगी। देख लीजिए, ये आपके पास, ये आपके पास है। इसका प्रतिबिंब कहां बना, इसका प्रतिबिंब कहां बना, यहां पर बना, यहां बना। ये देख लीजिए कैसा बना, छोटा बना,
छोटा बन गया, क्योंकि अनंत पर वस्तु रखी गई है, अनंत और वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु से छोटा बन गया, छोटा बना। और कैसे बन गया? छोटा बना और वो नीचे बन गया तो उल्टा बना। यानी यहां से जो स्थिति क्रिएट हो रही है, मैं इस चीज को ऊपर करता हूं। देखिए नहीं, आप क्या समझे कि जो अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर वस्तु है तो क्या बन गया? छोटा बना, छोटा बना। दूसरी कंडीशन में क्या बनी? वस्तु से उल्टा बन गई, उल्टा, उल्टा बन गई। तीसरी कंडीशन में क्या बनी? उल्टा तो बनी, लेकिन उल्टा बनने के साथ साथ वास्तविक भी बन जाती है, वास्तविक बनी, वास्तविक बनी। और चौथा कंडीशन में क्या बनी? वास्तविक बनी, छोटा बन गया। और कहां पर बनी? इसकी स्थिति क्या है? तो फोकस, फोकस एवं, फोकस एवं केंद्र के बीच, केंद्र के बीच, केंद्र के बीच, केंद्र के बीच। यानी आपने समझा यही बात कि जैसे ही हम लोग केंद्र से आगे के, देखो केंद्र पर वस्तु था तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बन रहा था, बराबर बन रहा था। अब जैसे जैसे हम केंद्र के आगे वस्तु को लेके जाएंगे, वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब जो है ना, ये केंद्र के इधर जाएगा। जैसे मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा था, केंद्र के एक स्टेप इधर आया, है ना? तो ऐसे ऐसे प्रतिबिंब को आते रहेगा। ठीक है, अगला ये इस प्रकार के, तो जैसे ही यहां पर बना तो प्रतिबिंब यहां पर बन गया, छोटा बना, छोटा वस्तु से ये वस्तु बड़ा है, इधर क्या बन गया? छोटा बन गया। इसका नामकरण जो होगा, जैसे ये उल्टा बन गया तो यहां पर हो जाएगा बी डैश और नीचे हो जाएगा ए डैश, ऐसे प्रतिबिंब बना। ठीक है, इतना तक मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ गई होगी, तो आप इस चीज को देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। लास्ट जो स्थिति है अनंत पर, लास्ट स्थिति क्या है? अनंत पर। तो अनंत पर तो हम किसी वस्तु को रख नहीं सकते, तो आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो होगी, वस्तु को रखना है आपके पास अनंत पर, ये हमारा दर्पण हो गया, M1 M और M डैश एक दर्पण हो गया, जिसमें हमने मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष गुजारा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष गुजारा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये जो हमारा जो होता है, ये जो हमारा होता है P ध्रुव, और ये होता है F, और ये होता है केंद्र, और इधर वस्तु रखा गया अनंत। तो अब अनंत पर तो कोई वस्तु रख नहीं सकते हैं, तो इसकी फिगर कैसे बनेगी मैं आपको दिखाता हूं। ध्यान से देखिए। एक तो आप जानते हैं कि एक जो किरण होगी, एक जो किरण आएगी वह मुख्य अक्ष से टकराने के बाद, मुख्य अक्ष से टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। एक जो किरण जो आएगी वह दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। और एक जो ध्रुव से किरण को गुजारेंगे। तो ध्यान से दोनों स्थितियों को आप अच्छे से देखिए। देखिए, यदि मैं एक किरण को ऐसे ले जाता हूं, कहीं किरण ले जाता हूं, अगर मैं इधर से इसको टक्कर मारवा दिया, टक्कर कर दिया, टक्कर ले लिया, तो वस्तु किरण जो कहीं से सॉरी, वस्तु ऐसे गुजरेगी, जैसी वस्तु टकराई इधर से गुजरेगी। एक जो, अब तो वस्तु है नहीं, तो इसी के समानांतर एक किरण जाएगी और केंद्र से निकलेगी, सॉरी ध्रुव से, ध्रुव से गई,
ध्रुव से गई और ये इसी स्थिति से निकलेगी। ठीक है, अब ये यहाँ से, अब ये यहाँ से ऐसे टक्कर करके अब यहाँ से ये निकल जाएगी। टक्कर हुई, यानी आप दोनों स्थितियों में आप देख रहे हैं क्या कि जैसे मैंने वस्तु को कहाँ रखा, प्रतिबिंब पर रखा, कहाँ रखा, अनंत पे रखा, उसका प्रतिबिंब कहाँ आके बना, फोकस पे आके बना। कहाँ बना, फोकस पे बना। उसकी जो प्रतिबिंब जो है ना, जैसे मैंने अनंत पर वस्तु रखा, क्योंकि इधर वस्तु रखी गई है, इधर, अब इधर तो रखा नहीं जा सकता है, इधर तो रखा नहीं जा सकता, अनंत पर तो आप देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने इमेजिन कर लिया, कोई सोच लिया कि इधर वस्तु रखी गई है, इस तरह कहीं वस्तु रखी गई है। यहाँ से एक किरण आई, यहाँ से दर्पण टकराने के बाद इधर से निकल गई, और एक किरण जो है पोल से आई, यहाँ से गुजर गई। ठीक है, इसका थोड़ा फिगर अच्छा से आप याद करिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आएगा। तो देखो, इतना बाय द वे इतना बड़ा वस्तु रखा गया, इतनी छोटी सी आकृति बन गई और नीचे बन गई। कहाँ बन गई, नीचे बन गई। यानी आप कह सकते हैं क्या कि यदि अगर वस्तु, कोई भी वस्तु अगर रखा गया है कहां पर, अनंत पर, अनंत पर वस्तु हो तो, अनंत पर वस्तु हो तो, अनंत पर वस्तु हो तो उस कंडीशन में क्या क्या देखने को मिला, उस कंडीशन में क्या मिला कि जो पहला जो होगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा हो गया, प्रतिबिंब जो होगा उसका प्रतिबिंब फोकस पे होगा। अनंत पे हो तो क्या होगा, फोकस पर होगा, ये पहला कंडीशन आपने जान गया। फोकस पे होगा तो दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगी, छोटा होगा, और तीसरी में नीचे बना है, इसका मतलब उल्टा होगा, और चौथी कंडीशन में क्या होगा, वास्तविक होगा। ये सभी कंडीशनें उत्पन्न हो रही है, और वस्तु से छोटा भी होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और कहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, ये था हमारा सातों कंडीशन में प्रतिबिंब को हमने जाना कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर वस्तु बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे की बात पे आते हैं। अगला पढ़ना है अवतल दर्पण के उपयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। आपने देखा होगा अवतल दर्पण के उपयोग में, आप गए होंगे कभी दाढ़ी बनाने वाले सैलून में, तो उसमें भी करते हैं, जो नाव जो होते हैं हजामती करने के लिए करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप अस्पतालों में गए हों तो जिसके आंख नाक कान में देखने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है ना, तो प्रकाशों को, बहुत सारा फैले हुए प्रकाशों को एक जगह लाके मतलब कि समेटता है, एक बिंदु पर लाता है, अभिसरित करता है। ठीक है, तो इसी से हम लोग समझते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो मैं आपको लिख देता हूँ कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का जो उपयोग है पहला, वो हजामती के लिए करते हैं। हजामती के लिए करते हैं। दूसरे कंडीशन में हम लोग रोगी के नाक कान और गला को देखने के लिए चिकित्सक के रूप में करते हैं। चिकित्सक के रूप में करते हैं। चिकित्सक के रूप में करते हैं। और तीसरी जो कंडीशन आती है, तीसरी सौर भट्ठी में भी करते हैं। सौर भट्ठी
सौर भट्ठी में भी, सौर भट्ठी में, और जो पांचवा जो होती है टॉर्चों में भी इसका उपयोग होता है। टॉर्च, टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट इत्यादि में भी इसका उपयोग करते हैं। देख लीजिए आप किस में इसका उपयोग होता है। समझ में आ रहा है ना, देखते रहिए। चलिए, अच्छा है, तो ये तो बात रही कौन से दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण का भी उपयोग, सॉरी पहले ये जान जाते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। देखिए अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनती है, लेकिन इसके बहुत बनने के चांसेस कमी होती है क्योंकि इमेजिंग किया जाता है। अवतल दर्पण में इमेजिंग किया जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण में कैसे बनती है। पहले मैं एक दर्पण बनाता हूं, पहले मैं एक आपके लिए दर्पण बनाता हूं। ये जो दर्पण ऐसे, क्योंकि देखो ये था उत्तल दर्पण, ये था जब इसका कलई तल हम लोग अंदर कर रहे थे, ये तो ये था अवतल दर्पण, ये था अवतल दर्पण। लेकिन जो इसका देखो इसका कलई तल उठा हुआ है, लेकिन इसका जो कलई तल होगा ना, इसका जो कलई तल होगा वो क्या होगा, धंसा होगा। इसका जो कलई तल जो होगा ना वो क्या होगा, धंसा होगा। वो क्या होगा, धंसा होगा। वो क्या होगा, धंसा होगा। ठीक है, जैसे आप जान गए कि इसका कलई तल क्या होता है, धंसा होता है। इसका खैर उपयोग नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूं। ये अपना इसको बारे में समझते हैं। ये कौन सा दर्पण है, अब यहां से कह सकते हैं कि ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अब इसमें वस्तु को, इसमें भी होगा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसमें भी होगा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसमें भी होगा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसमें देखिए कहां होता है, इसमें ठीक उसका उल्टा होता है। यानी जो ये तो आपका ध्रुव हो गया, ये तो आपका ध्रुव हो गया, P हो गया। इधर होगा वो क्या होगा हमारे पास F, और ये जो होगा हमारे पास क्या होगा, वक्रता केंद्र। अब इसमें किरण तो इधर ही से जाएगी, इसका भले ही इधर ही है, तो ये जैसे ही जाएगी इधर से किरण, मैं किरण गुजारता हूं आप लोग के लिए, ध्यान से देखते रहिए। मैंने इधर से किरण गुजारा, मैंने इधर से एक किरण गुजारा, जैसे ही गुजारा तो इसका प्रवर्तक सतह इधर मुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, इसका प्रवर्तक सतह इधर मुड़ा हुआ है, तो जिधर रिफ्लेक्शन होता है उधर सामने हो जाएगा। यानी इसकी जो रिफ्लेक्शन जो होगी ये इधर हो जाएगी, ये इधर हो जाएगा। लेकिन लगेगा क्या, लेकिन आपको इमेजिन हो रहा है क्या, ये जो इसकी जो रिफ्लेक्शन जो हो रही है ये यहां से ऐसे हो रही है। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है क्या कि इसकी जो रिफ्लेक्शन है इधर ही होगी। ठीक है, आगे, क्योंकि वस्तु को तो यहीं पर रखा गया ना, इसलिए वस्तु से आपतित किया गया है। ये वस्तु को यहीं पर रखा गया है, ये वस्तु को यहीं पर रखा गया है। ये वस्तु को बाय द वे ये A है, ये B है, और एक जो किरण मैंने अभी बताया क्या, एक जो किरण रहेगी वो केंद्र से और वस्तु के कपाट से आती जाती रहेगी। आपको सिर्फ इमेजिन होगा कि वो जो लग रहा है ना कि ऐसे ही है। एक जो जाएगी केंद्र की ओर लेकिन जा नहीं पाएगी, इसके चलते क्योंकि यहीं पर आ गई। देख लीजिए, यानी इन दोनों रेखाओं का जो कटान जो हुआ है वो ध्रुव
और फोकस के बीच में हुआ है, ध्रुव और फोकस के बीच में, यहीं पर कटी है इसकी जो प्रतिबिंब जो यहीं पर बन गई, और देखो वस्तु से ऊपर बनी है लेकिन पीछे बन गई है, तो ये कैसी बन गई है, आभासी बन गई है। कैसे बन गई है, आभासी। यानी इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है। आभासी बना, जैसे ही आभासी बनेगा तो ये आभासी बन गया तो ये सीधा बनता है, ऊपर बनना है तो सीधा बन गया, सीधा बन गया। और तीसरी स्थिति में दर्पण से ये कहाँ बना है, पीछे बना है, दर्पण से पीछे बना है, दर्पण से पीछे बना है, दर्पण से पीछे बना है। और क्या बना है, छोटा बना है, वस्तु से क्या बना है, छोटा बना है। छोटा भी इसका प्रतिबिंब जो होगा, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। देख लीजिए, अब अच्छे से देख लीजिए, यहां तक समझ में आ रहा है क्या, बताना यहां तक समझ में आ रहा है क्या। चलिए यहां तक समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। पढ़ना है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। जैसे आप लोग सभी लोग, मैं बता दूं आप लोगों को, सभी लोग बाइक चलाते हो, बाइक चलाते हो ना, बाइक चलाते हो, बाइक चलाते हो, जो जो शीशा रहता है ना, जो आगे दोनों तरफ, जिसको साइड मिरर बोला जाता है। बहुत लोग समझते हैं क्या कि वो चेहरा देखने के लिए बनाया गया है, ड्राइवर जो गाड़ी चलाएगा ना वो चेहरा देखेगा, वो चेहरा देखने के लिए नहीं बनाया गया, वो साइड देने के लिए बनाया गया, इसलिए उसका नाम है साइड मिरर। क्या नाम है, साइड मिरर। इसकी विशेषता क्या है मैं भी बताता हूँ। तो यानी इसका उपयोग ज्यादा नहीं है, आप इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, साइड मिरर में कर सकते हैं, साइड मिरर में कर सकते हैं, साइड मिरर, साइड मिरर में भी किया जाता है इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, साइड मिरर में। क्यों करते हैं, इसका आता है क्वेश्चन क्या कि वस्तु का उत्तल दर्पण का जो उपयोग है ये साइड मिरर में क्यों करते हैं। तो पहले ही मैं बता दूं, ये वस्तु इस दर्पण में, उत्तल दर्पण में साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि साइड में ये जो दर्पण होता है ना, ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है, जिससे ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं वो आसानी से देख लेते हैं। हाँ भाई पीछे से गाड़ी आ रही है तो साइड दे दो, तो निकलने दो उसको। तो इसीलिए इसका जो उपयोग साइड मिरर में करते हैं। क्योंकि में आप लिख सकते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का किसी वस्तु का हमेशा सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, सीधा छोटा वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग पर कहां पर करते हैं, इसको साइड मिरर के रूप में करते हैं। इतना तक बातें समझ में आ रही है क्या, दिखना जरा। चलिए इतना आप समझ गए। उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए वो भी मैं आपको दिखाता हूं। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोग ने ये पढ़ा क्या कि वस्तु को 6 तरीकों से आप रख सकते हैं। वस्तु को कहाँ कहाँ रखना है, आप 6 जगहों पे रख सकते हैं वस्तु को। उसके बाद हमने पढ़ा क्या कि वस्तु को अगर अनंत पे रखा जाए, वस्तु इधर अनंत पे है, इधर वस्तु क्या है, अनंत पर है, अनंत पर है, तो वस्तु को उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और क्या पढ़ लिया हम लोग, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, हजामती के लिए करते हैं, रोगी को नाक कान आंख देखने के लिए, चिकित्सक यानी चिकित्सक मतलब क्या होता है, डॉक्टरी के रूप में करते हैं। ये सबसे वीवीआई है, आप इसको याद रखिएगा, ये वीवीआई है, ये पूछता है एग्जाम में। अवतल दर्पण के नहीं 2 उपयोग बताओ, अवतल दर्पण के नहीं 3 उपयोग बताओ, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में भी इसका पूछ देता है, और सौर भट्ठी में भी हम लोग करते हैं, और टॉर्च और लाइट और गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है ना, गाड़ी की हेडलाइट, इसमें भी इसका प्रयोग करते हैं।
जो गाड़ी के जो हेडलाइट होती है, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, गाड़ी के हेडलाइट, हेडलाइट, गाड़ी के जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट, हेडलाइट में, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है इसमें भी इसका प्रयोग करते हैं, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है इसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन सब पांचों छः, सॉरी यहाँ पर 5 है, इन सब पांचों जगहों पे इसका प्रयोग करते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, देख लिए क्या बनता है, छोटा बनता है और दर्पण से पीछे बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। और क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, उस वस्तु का क्या, कभी भी कोई भी वस्तु को क्या बनाता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे जिसे ड्राइवर क्या करता है कि पीछे की ओर देख लेता है इसको, इसके चलते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी। अब देखिए चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने मैथ में निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है। ठीक है ना, देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या होती है। देखो चिन्ह परिपाटी जो होती है, चिन्ह परिपाटी जो होती है इसके बारे में बता रहा हूं। चिन्ह परिपाटी, तो किसी भी चिन्ह परिपाटी में इधर आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे कि ये होता है हमारा एक्स, ये होता है हमारे पास एक्स, और ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, और ये होता है वाई डैश। इतना तो आप लोग बात जानते हैं, मैथ में निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये इधर की जो, इधर जो होता है वो प्लस में होती है 1 2 3 4, और इधर जो होती है वो माइनस में होती है -1 -2 -3 और -4 और -5 और -6। इधर जो होती है वो भी प्लस में होती है 1 और 2 3, ये 4, ये 5, ये 6। इधर जो होती है वो -1 -2 -3 -4, ये -5। ऐसे दर्पणें होती है, ऐसे होती है, ऐसी होती है। तो देखो, देखो ध्यान से, ये क्या होती है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होती है, इसका नाम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या नाम बोलते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु। अब मैथ में पढ़े होंगे मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0, 0,0। और इधर जो मूल बिंदु से दाएं तरफ, यानी मूल बिंदु से जो दूरी जो बढ़ती है इधर जो जाएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, धनात्मक। मूल बिंदु से दाएं तरफ मापी गई दूरियां क्या होती है भाई, इतना बता दो सभी लोग, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मूल बिंदु से दाएं की तरफ मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक। क्या होती है, धनात्मक। पहले कंडीशन, यानी पहला कंडीशन में यही बात जाने गया कि मूल बिंदु से जो मापी गई जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से ऊपर की ओर, यानी एक अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई जितनी भी दूरियां है, मापी गई जितनी भी दूरियां है वो भी क्या होती है, धनात्मक। वो भी क्या होती है, धनात्मक। वो भी क्या होती है, धनात्मक। और नीचे मापी गई दूरियां जो होती है वो क्या होती है, हमेशा, हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक। हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक। हमेशा होती है ऋणात्मक, हमेशा होती है ऋणात्मक। और इधर भी दूरियां मापी गई दूरियां क्या होती है, वो भी क्या होती है, ऋणात्मक। वो भी क्या होती है, ऋणात्मक। वो भी होती है ऋणात्मक। तो पहली बात कि चिन्ह परिपाटी क्या है,
पहली बात कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है, ये होती है आपके पास चिन्ह परिपाटी। अब देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। इसमें क्या क्या आखिर चिन्ह परिपाटी कहते किसे हैं? तो मैं इधर डिफिनेशन के साथ भी लिख देता हूं कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है। चिन्ह परिपाटी क्या होती है कि किसी भी कार्तीय तल में किसी भी वस्तु की कार्तीय तल में कार्तीय तल में किसी भी वस्तु की स्थिति, किसी भी वस्तु की स्थिति को दर्शाने दर्शाने के लिए जिस परिपाटी शायद वो नहीं होगा, ठीक था वहां पे, जिस परिपाटी का प्रयोग करते हैं उसे चिन्ह चिन्ह परिपाटी कहते हैं। उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। कोई भी कार्तीय तल में जिधर कोई भी वस्तु की जो स्थिति को जो दर्शाती है, दर्शाने के लिए जिस परिपाटी का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं? चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं? चिन्ह परिपाटी। इतना बात समझिए। अब चिन्ह परिपाटी में क्या होती है? चिन्ह परिपाटी में क्या होती है कि मूल बिंदु से मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। मापी गई दूरी धनात्मक होती है। और दूसरा कंडीशन कि मूल बिंदु से, ये तो दाईं ओर था, और मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक, बाईं ओर हम मापेंगे तो क्या होगी? ऋणात्मक होती है। ये कंडीशन ऑब्जेक्टिव में आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है। और क्या होती है? ऊपर और नीचे भी होती है। ये तो दाएं बाएं की कहानी होगी। अगर क्या होगी, तीसरी कंडीशन क्या होती है कि एक अक्ष से ऊपर मापी गई दूरी, एक अक्ष से ऊपर जो भी दूरी मापेंगे वो होगी क्या? धनात्मक होती है। और चौथा कंडीशन क्या हुआ कि एक अक्ष से नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है।
मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इतनी बातें आप ध्यान से देखिए, समझिए बातों को, मेन फिगर पे ही है। जो बच्चे फिगर समझ गए ना उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, जो फिगर नहीं समझे उन्हीं में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो उनके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव पूछ देता है यहाँ से कि जो मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है। तो मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, वो धनात्मक होती है। वो क्या होती है, धनात्मक होती है। वो क्या होती है, धनात्मक होती है। और मूल बिंदु से बाईं ओर, जैसे हम लोग बाईं ओर मापेंगे, इधर मापेंगे, इधर की दूरियां, क्योंकि देखो ये फिगर में देखो, इधर बाईं ओर जा रहे हैं हम लोग, तो क्या जा रहे हैं, ऋणात्मक की ओर जा रहे हैं। तो बाईं ओर से मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। समझ में आया ना, इतनी बातें आप समझ गए। तो तीसरा कंडीशन में क्या हुआ, एक शख्स, ये हमारा जो कहलाता है वो एक शख्स आता है। तो एक शख्स से जैसे हम लोग ऊपर मापते हैं, एक शख्स से जैसे ऊपर मापेंगे तो ये दूरियां क्या कहलाएगी, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। और एक शख्स से नीचे जो मापेंगे वो दूरियां हमारी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वो दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वो दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। एक शख्स से क्या हो गई, एक शख्स से जैसे हम लोग दूरी जो मापते हैं वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है। तो जो एक शख्स से जो हम लोग नीचे जो दूरी मापेंगे, जो नीचे जो दूरी मापेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, ऋणात्मक। और जो बाईं तरफ भी मापेंगे वो भी क्या कहलाएगी, ऋणात्मक। ऊपर जो मापेंगे वो धनात्मक और दाहिने तरफ जो मापेंगे वो धनात्मक होती है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए, मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण सूत्र, देखिए दर्पण सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी दर्पण में वस्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं। वस्तु दूरी को यू से, और प्रतिबिंब दूरी को भी से, और फोकस दूरी को एफ से। तो इन तीनों के बीच में मिला के क्या बनता है, क्या चीज हम लोग को पढ़ना है, वही चीज देखना। देखो किसी भी दर्पण में, कोई भी दर्पण हो गया, कोई भी, जैसे मैंने एक दर्पण ले लिया, तो उसकी जो प्रतिबिंब जो दूरी होती है, यानी इसकी जो डिफिनेशन क्या हो गई, डिफिनेशन हो जाएगी किसी दर्पण में, किसी दर्पण में, किसी दर्पण में, किसी दर्पण में वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यू, वस्तु दूरी यू, यू, वस्तु दूरी यू तथा तथा प्रतिबिंब, तथा प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी, एवं 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 फोकस दूरी, एवं फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ हो तो, हो तो, हो तो, हो तो, हो तो दर्पण सूत्र, हो तो, चाहे तीनों को मैं डिफिनेशन अगर लिख रहे हैं तो मैं लिख देता हूं, हो तो तीनों से जो संबंध, जो संबंध बनता है, जो संबंध इन तीनों से, फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, इन तीनों से जो संबंध बनता है उसे उसे दर्पण सूत्र कहते हैं, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। जैसे दर्पण सूत्र कहते हैं तो ये क्या होती है दर्पण सूत्र, ये भी जरा देखना। दर्पण सूत्र कहते हैं तो दर्पण सूत्र बराबर, दर्पण सूत्र बराबर, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होते हैं, 1/1 भी प्लस 1/u बराबर 1/f, 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 यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 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 ये हमारे पास दर्पण सूत्र होती है। और अच्छा, और एक आप पढ़े होंगे, आप
ये बाय द वे मान लो इस समीकरण 1 है। एक और आप पढ़े थे, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, एक और पढ़े थे आप, एफ और आर में संबंध, एफ एवं आर में संबंध, एफ और आर में संबंध, यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी और त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। तो आपने यही पढ़ा था कि संबंध एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। ये बाय द वे मान लो समीकरण 2 है। और समीकरण 2 का मान हम लोग एफ के जगह पे बन रख देते हैं तो देखना क्या कंडीशन बनता है। इसमें यही कंडीशन बनेगा, इधर मैं करता हूं, इधर मैं करता हूं, एक सीधी लाइन यहां डालता हूं, और एक जो होता है, एक मैं इधर से डाल देता हूं, चलो इधर अगर मैं इसमें डाल रख दूं तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, यानी सॉरी, समीकरण 2 का मान 1 में देखना बच्चे क्या निकलेगा। जैसे लिखा गया है, एक में रखिएगा तो 1/v बराबर 1/u बरा सॉरी 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 हाँ, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/f, 1/f। एफ की जगह पे मान क्या रखेंगे, r/2 रखना है जरा, 1/v प्लस 1/u, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही रखना है, बराबर 1/f। एफ की जगह पे क्या रख देंगे, r/2। तो यहां से हो गई ये r, ये क्या हो गई बाई 2 r/2। ये 2 कहाँ भाग जाएगा अगला लाइन में, ये ऊपर 1/v प्लस 1/u बराबर ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2 क्या हो जाएगा r। ये हमारे पास निकल के आया, निकल के आया एक सूत्र, देख लीजिए। ये आपके पास दो सूत्र निकल के आए। एक आप दर्पण सूत्र से ये भी जान गए, ये भी जान गए और ये भी जान गए, ठीक है। ये आपको एग्जाम में भी, आपको न्यूमेरिकल वोमेरिकल बनाने में भी हेल्प देगा, ठीक है। देख लीजिए, दर्पण सूत्र यही था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट में आप इसको याद रखिएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवर्धन, आवर्धन भी एक छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है। आवर्धन क्या होती है, तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में भी एक संबंध होता है जिससे हम लोग आवर्धन नाम देते हैं। तो क्या होती है आवर्धन की डिफिनेशन, ये भी जरा देखना। आवर्धन में क्या होती है, आवर्धन में कि किसी किसी वस्तु की प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा तथा वस्तु दूरी, तथा वस्तु दूरी के बीच, सॉरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को, अनुपात को, अनुपात को आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब दूरी तथा, प्रतिबिंब दूरी तथा
प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन। इसे आवर्धन को m से, छोटा वाला m से सूचित किया जाता है। m से सूचित किया जाता है। m से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? m से सूचित किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? m से सूचित किया जाता है इसको। जैसे m से सूचित किए हैं तो आवर्धन बराबर, यानी आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बट्टा में क्या होती है? वस्तु दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बटा में वस्तु की दूरी, यानी आवर्धन, सॉरी यानी m बराबर चूंकि दर्पण है इसलिए हम लगाते हैं क्या? माइनस भी बटा में यू, भी बटा में यू, यानी जो आवर्धन होता है, आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब दूरी और इसके बराबर में होता है, यानी जो क्या बोलते हैं, जो दर्पण होगा, आवर्धन में दर्पण के लिए जो आवर्धन होता है, दर्पण के लिए किसके लिए? दर्पण के लिए जो आवर्धन का जो मान होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलो देख लो इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। समझ में आया? तो यहाँ आकर हम लोग चैप्टर 1 प्रकाश का परिवर्तन को हम लोग खत्म कर चुके। प्रकाश का परिवर्तन को हम लोग समाप्त कर दिए। ठीक है, अब इसका आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप कैसा लगा विज्ञान का क्लास चैप्टर 1, जिसको हमने 3 भाग में निपटारा कर दिया। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के लिए इच्छुक हैं, परीक्षा देना है, जिनको 2025 में एग्ज़ाम देना है, तो फटाफट सभी लोग इस वीडियो को देखकर अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।